हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसे थंबनेल देख ही चुके हैं, ये आपका रीट 2021 के लिए लेवल फर्स्ट का, ठीक है, रीट प्री एग्जाम ये आपके कंडक्ट कराया था कलाम एकेडमी द्वारा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्यूशन देखेंगे इसमें, और देखेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपका पहला क्वेश्चन है जो आपकी साइकोलॉजी संबंधित क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ऑप्शन था, पहला ए ऑप्शन था उत्तर बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, और दूसरा या बी नंबर ऑप्शन था किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन था शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, और चौथा ऑप्शन था प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो शारीरिक वृद्धि और एवं विकास जो तीव्र गति से घटित होता है वो होगा आपके शेष अवस्था में। लेकिन इसमें ऑप्शन देखा जाए तो शेष अवस्था केवल सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, लेकिन उसके साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था भी दे रखा है। अगर हम शेष अवस्था की उम्र 0 से 2 वर्ष माने तो हम प्रारंभिक बाल्यावस्था की 2 से 6 वर्ष उम्र माननी पड़ेगी, ठीक है। तो हम कहेंगे यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन शेष अवस्था से संबंधित नहीं था, ठीक है। इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर ऑप्शन। और शेष अवस्था हम जानते हैं बालक का शारीरिक प्लस मानसिक विकास, या कह सकते हैं जो भी डेवलपमेंट होता है वो तीव्र गति से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। तो ए नंबर ऑप्शन था, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। अभिवृद्धि यानी जो आपका ग्रोथ है या अभिवृद्धि है, इसका उपयोग आप मानसिक और सामाजिक विकास में नहीं कर सकते। केवल ये शारीरिक वृद्धि से संबंधित होता है, जैसे आपकी लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ठीक है। तो इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। ये जबकि ये कह रहा है कि मानसिक व सामाजिक, तो ठीक है, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहा है कि बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण से प्रभावित होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन भी देख लेते हैं। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं शारीरिक विकास एक दूसरे के विरोधी होता है। तो ये भी गलत हो जाए, विरोधी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन ये है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये कह रहा है कि बालक की गतिक विकास के संबंध में असत्य कथन है। जो आपके साइकोमोटर डेवलपमेंट से संबंधित पूछा है, इसके बारे में कथन गलत है, वो चूज करना है। तो ये कह रहा है पहला ऑप्शन, बालक सॉरी गतिक विकास में व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। गतिक विकास में पूर्व अनुमानित पैटर्न रहता है, यानी प्रिडिक्टेबल रहता है, ये भी बात सही है। गतिक विकास के लिए मानक बनाना असंभव है, ठीक, यानी ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 4 नंबर ऑप्शन और देख लेते हैं। गतिक विकास मांसपेशी एवं तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है, यानी ए, बी और डी, ये ऑप्शन सही है। जबकि गतिक विकास के लिए मानक बनाना असंभव है, ये गलत हो जाएगा। हम कार्य क्षमता के आधार पर भी हम मानक बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पेशीय कौशलों के अंतर्गत सम्मिलित है। जैसे दौड़, प्रतिस्पर्धा का आनंद लेना। तो ये दौड़ है आपके, ये स्थूल कौशल या ये स्थूल पेशी कौशल से संबंधित होता है, ठीक है। सीढ़ियों पर एक एक पैर रखते हुए चढ़ना या उतरना, ये भी आपका स्थूल से ही संबंधित हो जाएगा। उछल कूद करना, ये भी आपका स्थूल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर सूक्ष्म कौशलों की बात करें तो इसमें आता है जैसे चित्र बनाना, ठीक है, टाई पहनना या टाई बांधना, ठीक है। और इसके अलावा चित्र बनाना हो गया, और जैसे इसके अलावा हो जाएगा जैसे कहानी लिखना, ठीक है। यानी उसमें सूक्ष्म कार्य हो, कोई शरीर के विशेष एक अंग का कार्य हो, ऐसे हो समझ सकते हैं, ठीक है। और जबकि स्थूल का मतलब पूरे शरीर का कार्य हो क्या करना, जैसे दौड़ लगाना, ठीक है, उछल कूद करना या सीढ़ियों पर उतरना चढ़ना, तो ये आपके स्थूल से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन था, कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए किए गए शोध में 4 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया था। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। उसने 4 से 6 वर्ष के बालकों पर नहीं किया था, उसने 10 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों पर शोध किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत में प्राक, ठीक है, प्राक रूढ़िगत, यानी जिसे बोलते हैं प्री कन्वेंशनल, और ठीक है रूढ़िगत जिसे कन्वेंशनल बोलते हैं, एवं पश्च रूढ़िगत यानी पोस्ट कन्वेंशनल, 3 अवस्थाओं का वर्णन किया था, अवस्थाओं का नहीं किया था, यहाँ पर ध्यान रखना। ये लेवल हो
ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई है, ये लेबल होंगे यानी स्तर। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन है पश्च रूढ़िगत नैतिक तर्कना या तर्कना स्तर नैतिकता का उच्चतम स्तर है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी जो पोस्ट कन्वेंशनल है वो नैतिक तर्कना का कह सकते हैं उच्चतम स्तर है। तो ये बात सही है। लास्ट ऑप्शन था रूढ़िगत नैतिक तर्कना अवस्था 13 वर्ष के आयु वर्ग में पाई जाती है। तो ये भी सही बात है। ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर एक ही था जो गलत था, हमने चूज कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है। जैसे नैतिक अधिकार, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। तो ये आपका हुआ नैतिक अधिकार, इसकी इन्होंने बात नहीं की थी या स्तर को नहीं बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण है। यानी जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो 2 से 7 साल वाली उम्र होती है, उसके अकॉर्डिंग बताना कौन सी इसमें मुख्य गुण है। पहला ऑप्शन था परिकल्पित निगमनात्मक सोच। तो ये आपकी 11 से 15 वाली अवस्था है, जो हम बोलते हैं औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, दूसरी है संरक्षण तथा पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो ये आपकी 7 से 11 यानी कॉन्क्रीट स्टेज पे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन है अमूर्त चिंतन का। तो ये आपकी 11 से 15 वाले की विशेषता हो जाएगी। विचारों में केंद्रीकरण, यानी वो एक तरफा सोच पाता है। जैसे कि आपने देखा उसका ग्लास वाला एक तो एग्जाम्पल है, जिसमें जो लंबा ग्लास होता है उसमें जानता है वो पानी इसमें ही अधिक आएगा। यानी वो लंबाई एक ही तरफा सोच पा रहा है, यानी लंबाई की तरफ। ठीक है, यानी लंबा ग्लास पानी अधिक आएगा। ऐसे आप कहोगे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो वो ये तो बता देगा कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अगर उससे ये पूछा जाए कि 100 पैसों में कितने रुपये होते हैं, तो वो ये ना बता पाए, तो हम ये कहते हैं वो विचारों में केंद्रीकरण है, यानी वो एक ही तरफा सोच पा रहा है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8वां कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास के नैतिक विकास के घटकों में सम्मिलित है। यानी जो आपके मॉरल डेवलपमेंट से घटकों में जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सम्मिलित हैं वो बताने। पहला है मानवीय क्रियाओं के मध्य सही गलत होने के मध्य अंतर कर सीखना। तो ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है अपराध बोध की अनुभूति करना। ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है या सी नंबर ऑप्शन है दूसरे लोगों की कठिन समय में मदद कर सीखना, यही नैतिकता होती है। और 4 नंबर ऑप्शन या डी नंबर ऑप्शन है ये सभी नैतिक विकास के घटकों में सम्मिलित है। तो हम ऑप्शन नंबर कह सकते हैं डी पर जाएंगे, यानी ये सभी घटक आ जाएंगे जिसमें नैतिक विकास के घटकों में, ठीक है, सम्मिलित होते हैं ये चीज़ें। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था नहीं है, यानी जो उत्तर बाल्यावस्था नहीं है वो चूज करनी। वैसे देखा जाए उत्तर बाल्यावस्था की उम्र उसकी 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होगी, वही राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है सामर्थ्य के मनोसामाजिक गुण के विकास की अवस्था है, यानी परिश्रम बनावहीनता। तो वो 6 से 12 वर्ष ही मानी जाती है, तो ये उसमें आ जाएगी। उत्कर्मणीय चिंतन की अवस्था यानी रिवर्सिबल, यानी वो 2 तरफा सोच सकता है। जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसों में कितने रुपए होंगे, तो वो 1 रुपया बता देगा। तो यानी ये रिवर्सिबल थिंकिंग हो जाएगी। तो ये भी आपकी 7 से 11 वर्ष मानी जाती है, तो ये अंडर में आ जाएगी 11 से 12 में। ठीक है, और बाकी देखा जाए उत्तर परंपरागत नैतिक तर्कना की अवस्था, तो ये आपके लॉरेंस कॉर्बर्ग से संबंधित है, जिनकी अगर आपने पढ़ रखा है तो पोस्ट कन्वेंशनल, तो वो उसी से संबंधित है। उत्तर परंपरागत नैतिक तर्कना की अवस्था जो आपने देखा हो ध्यान से, जो लास्ट लेवल होता है वो 13 वर्ष के बाद की उम्र ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर है इसमें यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी संरक्षण, संग्रहण और वर्गीकरण की अवस्था की बात करें तो ये आपकी कॉन्क्रीट स्टेज से संबंधित है, जो 7 से 11 से संबंधित है, जिसमें कि कंजर्वेशन, ठीक है, और जो कलेक्शन करना, क्लासिफिकेशन करना, ये इसी के अंडर में आ जाती है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10 कि प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है, वह तारकीय चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो बस यही लाइन है जो आंसर डायरेक्टली निकल सकती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित होती है, यानी तारकीय रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है इस अवस्था में। किसमें? 7 से 11 वाली अवस्था में। ठीक है, यानी 7 से 11 वाली उम्र की जो अवस्था है उसमें सोचना प्रारंभ कर देता है तार्किक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक द्वारा
जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली संपत्ति को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक थे लेमार्क, जिन्होंने जिराफ पर भी प्रयोग किए थे। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क हो जाएंगे। बीजमैन ने भी प्रयोग किए थे, चूहों की पूंछ काट के देखा था, तो उन्होंने बताया था जो अर्जित गुण होते हैं वह अगली संतति में नहीं जाते हैं। ठीक है। क्रिक जॉन मेंडल ये आपके अनुवांशिक के जनक है। चार्ल्स डार्विन है, ये मतलब चार्ल्स डार्विन का ये कथन है कि जो आपके अर्जित यानी जो हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स या जो उपार्जित गुणों के जो वितरण का नियम है, उन्होंने यहाँ पे ये कहा था जो अर्जित गुण होते हैं उनका अगर अगली कह सकते हैं पीढ़ी में तभी ट्रांसफ़र होंगे जो बीज को उस पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी जो आपके माता पिता के जो भी जीन्स है वो अगली पीढ़ी में वही जाएंगे जो इफेक्टिव होंगे, किससे संबंधित? बीज को से। ठीक है, तो इनका ये कथन था, लेकिन इसका तो राइट आंसर यही है, यानी लेमार्क। क्वेश्चन 12 है, वंशक्रम के प्रचलित नियमों का सही युग्म कौन सा है? बीज कोष की निरंतरता का नियम, तो बीज कोष से संबंधित है, तो ये आपके किससे है? कह सकते हैं बीजमैन से संबंधित है। ठीक है, यानी ये बीजमैन से संबंधित है। समानता का नियम, यानी समानता का नियम ये ऐसे मान सकते हैं कि जानवरों के जानवर पैदा होते हैं, पशुओं के पशु थे, उस प्रकार से संबंधित है। प्रत्यागमन का नियम, विपरीत गुण वाले या उल्टे गुण वाले कह सकते हैं गुण वाले कोई भी संतति उत्पन्न होती है तो उससे ये सोरेनसन का कथन है प्रत्यागमन का नियम। अर्जित गुणों में स्थानांतरण का नियम, तो ये आपके लेमार्क से संबंधित है, जो कि हमने प्रीवियस अभी परिभाषा देखी थी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। तो अब दे रखे हैं इसके ऑप्शन, यानी कूट दे रखे हैं, तो हम ये कहेंगे ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी ये सभी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो वो विश्वास बना अविश्वास, यानी जिसे हम बोलते हैं ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। तो ठीक है, ये डी नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। पहला ऑप्शन, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण व्यक्ति में संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करता है, ये बात सही है। समीपस्थ विकास का संप्रत ब्रूनर द्वारा संपादित किया गया था, ये ब्रूनर द्वारा नहीं होगा, ये आपके वाइगोत्स्की के द्वारा संपादित किया गया था, यानी प्रतिपादित किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, कि हमें असत्य कथन पूछा था तो यही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सी नंबर ऑप्शन था, स्कैफोल्डिंग का संबंध वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास से है, ये बात सही है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों और भाषा का महत्वपूर्ण माना, तो ये भी बात सही है, यानी हम ऑप्शन नंबर जो गलत था वो 2 था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बालक का विकास प्रभावित होता है भोजन एवं स्वास्थ्य जनक परिस्थितियों द्वारा, बालक की मनोवृत्ति द्वारा, बालक में सामाजिक संबंधों द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो हम जाएंगे उपरोक्त सभी पे। ये सभी चीज़ें हैं जो आपके बालक के जो विकास है या डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? जैसे बीज कोष की निरंतरता का नियम, ये आपके बीजमैन से संबंधित है। अर्जित गुणों में स्थानांतरणता का नियम, लेमार्क जो अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी, ये बिल्कुल सही है। प्रभाविता का नियम, ये आपके मेंडल से संबंधित है। और विभिन्नता का नियम, ये आपके मेंडल से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताओ। तो देखो, पहला ऑप्शन है, मानव विकास जैविक वंशक्रम और सामाजिक विरासत में एकीकरण की उपज है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। समान वंशक्रम और समान वातावरण होने पर बालक के विकास में भी समानता होती है, तो ये कहना गलत हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, पहला है, विकास व्यक्ति के वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया का परिणाम होता है, तो ये तो सही है। विकास सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से होता है, ये भी बात सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, ये कहना गलत हो जाएगा। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही है? पहला है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते जबकि खतरे होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से कम महत्वपूर्ण है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना, और ऑप्शन नंबर डी है, यानी ये कह रहा है विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव नहीं है, जबकि हम प्रिडिक्टेबल कह सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, हमने यही पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कह सकते हैं
कथन सही है। तो ये सी नंबर ऑप्शन कथन सही होगा। विकास का उद्देश्य वंशाणु को संभाव क्षमता का विकास करना होगा। ठीक है, बाकी कथनों को काटने के बाद ये सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर निकला। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि शेषावस्था से संबंधित है। यानी प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता को समझना, यानी लॉजिकल थिंकिंग आपकी शेषावस्था से संबंधित नहीं होगी, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। निर्णय करने की व्यू रचना में सुधार करना, या व्यू रचना भी आपके कह सकते हैं आपके चिंतन से संबंधित होती है, तो ये भी आपकी व्यू रचना आपके तार्किक ज्ञान पर भी आधारित हो सकती है। तो हम कह सकते हैं ये आपके शेषावस्था की विशेषता नहीं होगी। क्या कह सकते हैं, संज्ञानात्मक उपलब्धि नहीं होगी शेषावस्था संबंधी। ठीक है, मूर्त सूचनाओं के बारे में ज़्यादा व्यवस्थित रूप से एवं तार्किक दृष्टि से विचार करना, ये भी आपके कह सकते हैं शेषावस्था की विशेषता नहीं होगी। तो लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं, तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी शेषावस्था से संबंधित कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं थी जो जिसे हम कह सकें ये शेषावस्था है विशेषता है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक कौन सा है। जैसे संवेग है, बुद्धि है, शारीरिक ढांचा है, साथी समूह का प्रभाव है। तो इसमें से हम जाएंगे साथी समूह प्रभाव ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कहें तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन, यह एक परिवर्ती अवस्था है, यानी चेंजेबल है, तो ये तो होती है, यानी किशोरावस्था की विशेषता है ये। यह पहचान की खोज का समय होती है, ये भी बात सही है, यानी मनोसामाजिक सिद्धांत पहचान बना भूमिका भ्रांति, ये वहाँ से संबंधित है। ये वास्तविकता का समय, ये वास्तविकता का समय होता है, ये आपके बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होती है, यानी चाइल्डहुड की। ठीक है, बाकी यह वयस्कावस्था की दहलीज होती है, तो ये भी ऑप्शन कह सकते हैं सही है, यानी विशेषता है किशोरावस्था की। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पूर्व बाल्यावस्था के विकास के कार्यों में नहीं आता है। यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 कह सकते हैं स्टेज में या उम्र रहती है, तो उसके अनुसार बताना इसकी एक विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है कि स्थूल या सूक्ष्म कार्य व्यापार हेतु सभी तरीकों के आवश्यक संप्रत्य का विकास हो जाना। ठीक है, ये 2 से 6 वर्ष की उम्र में ये आपके स्थूल और सूक्ष्म जो व्यापार संबंधी जो तौर तरीके हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट अगर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 से 6 वर्ष की उम्र में ये कॉन्सेप्ट नहीं विकसित हो सकते, तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना, ये आपके मनोसामाजिक अगर सिद्धांत पढ़ा है तो उसमें आपकी जो किशोरावस्था संबंधी एक विशेषता बताते हैं कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी पहचान बना भूमिका भ्रांति, तो ये उससे संबंधित है किशोरावस्था थी। जबकि हम बात कर रहे हैं पूर्व बाल्यावस्था की, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन है अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं ये आपके उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है, उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है, तो ये भी आपके पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन है डी, यानी हम जाएंगे डी नंबर ऑप्शन पर। यानी ये उपयुक्त तीनों कथन दे रखे हैं, ये सभी गलत है, यानी कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो है आपका 24। ये कह रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, नहीं, विकास जीवन पर्यंत चलता है, यानी गर्भ से और जीवन पर्यंत। विकास बहुआयामी होता है, ये भी बात सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये कहना गलत हो जाएगा। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, अधिगम तो कहीं पर भी हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत था, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विकास है बहुआयामी होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। यानी 2 से 6 वर्ष यानी आयु वर्ग वाले बालकों की विशेषता नहीं है, वो बतानी है। गैर सामाजिक, दूसरा पूर्व विद्यालय अवस्था, पूर्व दलीय अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, ये तीनों तो आपकी कह सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है, लेकिन गैर सामाजिक विशेषता नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी शैशव अवस्था से संबंधित होती है। ठीक है, जिसमें 0 से 2 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें पाई जाती है गैर सामाजिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस अवस्था में बालक में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होने लगता है। वह बालक अपने या अपना कार्य स्वयं करने का प्रयास करने लगता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था। तो हम जाएंगे उत्तर बाल्यावस्था, यानी बालक अपने स्वयं द्वारा किसी कार्य को करने का प्रयास करता है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 यानी उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। पहला है विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है, तो बिल्कुल सही बात है। ये जो विकास है वो अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। बी नंबर ऑप्शन है विकास ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख रहते हैं, यानी ओरिएंटेशन रहते हैं। ठीक है, तो ये भी बात सही है और ये भी सही थी। सी नंबर ऑप्शन है विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा मात्रात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। मात्रात्मक के साथ ये गुणात्मक भी होता है क्या आपका विकास। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमें गलत ही बताना था। लेकिन लास्ट ऑप्शन भी दे रखा है, उसे भी देख लेते हैं। व्यवहारात्मक संकेत विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं, तो ये भी बात सही है। यानी हमें ये बताना था गलत, तो वो सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किस प्रकार के परिवर्तनों के संबंध में किया गया है। जैसे शारीरिक परिवर्तनों के संबंध में, चिंतन शक्ति व संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन के संबंध में, सामाजिक भावनात्मक व्यवहार में परिवर्तन के संबंध में, उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं जो अभिवृद्धि यानी ग्रोथ होती है वो आपके शारीरिक परिवर्तनों के संबंध में होती है। ठीक है, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का भारी। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है विकास प्रकट करता है। पहला ऑप्शन था, यानी जो कथन दे रखे हैं, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को, तो ये बात तो सही है। 2 नंबर है कि व्यक्ति में आने वाले संपूर्ण परिवर्तनों को एकीकृत रूप में, ये भी बात सही है। पूर्णावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों के प्रगतिशील क्रम को, तो ये भी बात सही है। यानी विकास के ये तीनों कथन सही है, तो हम ऑप्शन पे जाएंगे जैसे इसमें दे रखा है, तो तीनों कथनों सही है, तो हम डी नंबर ऑप्शन पे जाएंगे। 1 2 3 सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन था पियाजे की तरह ब्रूनर ने भी अनुभूतियों और भाषा के महत्व को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना। दूसरा ऑप्शन था, या बी नंबर ऑप्शन था, सक्रिय अवस्था में बालक प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञानेंद्रियों की सहायता से संज्ञान का विकास करता है। सी नंबर ऑप्शन था कि प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की प्राक सक्रियात्मक अवस्था के समांतर है और प्रयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो पियाजे हैं वो ये कहते हैं पहले विचार आएगा उसके बाद भाषा आएगी, जबकि यहाँ पर ये लिख रखा है कि पियाजे की तरह ब्रूनर ने भी अनुभूतियों और भाषा के महत्व को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना। ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रूनर तो ये कहते हैं पहले भाषा आएगी उसके बाद विचार आता है, जबकि पियाजे ये कहते हैं पहले विचार आएगा उसके बाद भाषा आएगी। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप 31 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हो, पहला है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जैसे स्थानों के नाम, व्यवसायों के नाम, दिशाओं के नाम, शारीरिक अंगों के नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिशाओं के नाम। जैसे हम बोलते हैं पूर्व दिशा, ठीक है, उत्तर दिशा, ठीक है, पश्चिम दिशा और दक्षिण। तो ये क्या है, दिशाओं के नाम होते व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। अगर कन्फ्यूज हो रहे हो यहाँ पे स्थान के नाम पे, कि स्थानों के नाम भी तो व्यक्तिवाचक में आएंगे। जैसे मैं बोलूँ जयपुर, ठीक है, जयपुर। और इसके अलावा जयपुर के ये शुद्ध नहीं लिख रहा है, कोई बात नहीं, जयपुर हुआ आपका। और आप ले सकते हो जैसे भरतपुर, ठीक है। तो ये स्थानों के नाम है, लेकिन ये स्थानों के नाम पर ऐसे भी तो हम बोल सकते हैं कि संसद, विधानसभा। तो ये फिर जातिवाचक हो जाएगा, तो हम कन्फर्म नहीं कह सकते। हम जाएंगे सी नंबर पे कि ये जो है दिशाओं के नाम है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। जैसे चतुर है, चतुरता है, चतुराई है, चातुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन है, यानी भाववाचक संज्ञा चतुर नहीं होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। जैसे व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है या गणनावाचक है। यहाँ पे द्रव्य दे रखा है तो हम द्रव्य के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप यहाँ बैठिए, उपयुक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। जैसे मध्यम पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या है, मध्यम पुरुष के लिए आप यहाँ बैठिए, तो ये मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। इसके अलावा ये देखो निजवाचक में भी उपयोग किया जाता है, निजवाचक में। इसके अलावा निजवाचक के अलावा ये निश्चयवाचक में भी उपयोग किया जाता है। निश्चयवाचक किसका किया जाता है उपयोग, ये किया जाता है आपका आप जैसे सर्वनाम है उसका, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये निजवाचक में ऐसे बोल सकते हैं वह आप ही बैठ जाएगा, तो ये निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस प्रकार निश्चयवाचक का इसका उदाहरण हो जाएगा। लेकिन इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो आप यहाँ बैठिए, तो ये मध्यम पुरुषवाचक के लिए उपयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 35वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, जैसे पुरुषवाचक ये तो होता है, प्रश्नवाचक ये भी होता है, और अनिश्चयवाचक ये भी होता है, लेकिन परिमाणवाचक नहीं होगा। तो हमें यही पूछा था, एक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका पर्यायवाची से पूछा है, क्या पूछा है कि किस समूह में जंगल के पर्यायवाची नहीं है। जैसे अटवी, कानन, दाव, आरण्य, वन, विपिन, तुषार, रौरव, विविध, कांतार, वनस्थली, अरण्य। तो इसमें से जो नहीं है वो चूज करना है, किसका, जंगल का। तो जंगल का नहीं होगा, वो हो जाएगा तुषार, रौरव, विविध। ये आपका पर्यायवाची नहीं होंगे जंगल के, बाकी सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पर्याय है, यानी समूह पर्याय चूज करना है इसमें से आपको, जो सही है बिल्कुल। ठीक है, जैसे कमल, अम्बुद, ये होगा नहीं। आंख, नक्षत्र, ये भी नहीं होगा। किरण, रश्मि, हाँ किरण को रश्मि कहते हैं, ये कह सकते हैं, ये जो शब्द समूह पर्याय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घोड़ा शब्द पर्याय है, यानी घोड़ा शब्द के पर्यायवाची हैं वो चूज करने हैं। जैसे कि बाजी, तुरंग, तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, यानी बाजी और तुरंग है वो घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि 39 नंबर क्वेश्चन है, किस समूह के सभी शब्द रात के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे रात्रि, ज्योतिषिणा, अचला। तो आप जानते हो ज्योतिषिणा माने क्या होती है, चांदनी। तो चांदनी होती है, तो हम कह सकते हैं ये रात का तो वो होगा नहीं पर्यायवाची, हमें रात का पर्यायवाची पूछा था तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है रजनी, रात्रि, करवाल, करवाल माने होती है तलवार, तो ये भी नहीं होगा। राका, नंदिनी, कालिका, सॉरी कालिका। और लास्ट ऑप्शन है निशा, बिवारी, यामिनी। तो हम 4 नंबर ऑप्शन पर जाएंगे जो सटीक है बिल्कुल। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, ये कह रहा है पत्थर का, यानी पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। जैसे पाषाण, ये तो होगा। प्रस्तर, ये भी होगा। उत्पल नहीं होगा, ये उत्पल तो कमल का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कह रहे हैं इनमें से विशेषण से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण होगा। जैसे ऑप्शन दे रखे थे, मधुर से माधुर्य, मानव से मानवता, निज से निजत्व, भीतर से भीतरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मधुर से माधुर्य है, ये आपका विशेषण से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा का, या जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो बताना है इसमें से। जैसे कि ऑप्शन नंबर 5 लड़की, तो ये तो हो जाएगी। पंखा, ये भी हो जाएगा। चांदी, ये भी हो जाएगी, लेकिन बचपन है ये आपकी एक भाववाचक संख्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह में सभी सर्वनाम अनिश्चयवाचक हैं, यानी अनिश्चयवाचक है, तो वो हो जाएंगे कुछ, कोई, किसी, यानी ऑप्शन नंबर सी पे जाइए, तो यही होंगे आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो पढ़ेगा सो पास होगा वाक्य में सर्वनाम है, निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। यानी जो सो आते हैं वो संबंध सूचक होते हैं, तो हम कहेंगे ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा था मैं, जो पढ़ेगा सो पास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, ये कह रहा है कि उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। जैसे आप है, वह है, वे है, तो हमें केवल उत्तम पुरुष बताना था, तो वो हो जाएगा हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि आशु भाषण प्रतियोगिता भाषा के किस कौशल के विकास में सहायक होगी। श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, यानी खुद से ही क्रिएटिव रूप में प्रेजेंट करना होता है, तो ये आशु भाषण के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक, यानी ये पूछा सर्वाधिक सहायक है। जैसे ऑडियो टैप, या शब्दों का श्रुत लेख, या परस्पर बातचीत, या भाषा प्रयोगशाला। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा जो परस्पर बातचीत होती है ना, वो आपकी सर्वाधिक सहायक हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं के अनुभव अभिव्यक्त करने संबंधी कौशल का संबंध किस में है। श्रवण कौशल,
लेखन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल या पठन कौशल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, यानी ऑप्शन नंबर कह सकते हैं सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। जैसे शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन, कविता पाठ, प्रतिलिपि। तो हमें पूछा है कौशल के विकास के संबंध नहीं है, यानी बोलने से। तो बोलने से प्रतिलिपि नहीं होगा, ये आपके मॉडल होता है। तो मॉडल से कोई संबंध नहीं होता है बोलने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 50 नंबर क्वेश्चन है, कि भोजपुरी भाषा सुमन, जो तालु इसे स बोलते को, और दंत स बोलता है, और र को ड़ बोलती है। तो इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? मातृभाषा से प्रेम है, हिंदी भाषा की कठिनता, या मातृभाषा का व्याघात है, या उच्चारण का त्रुटियाँ। कहेंगे उसे मातृभाषा के कारण ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। जैसा मातृभाषा में इन वर्णों को बोला जाता है तो वो अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है, तो इस कारण उसे जो जो तालु वाला सा है उसको दंत सा बोलती है, और जो र है उसको ड़ बोलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, कि अर्थ की प्रधानता को समझाने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। यानी अर्थ की गहनता को समझाने के लिए सस्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन, धीमा पठन। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा मौन पठन, यानी मौन पठन में ही हम गहनता से किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग या समझ सकते हैं। तो यही पद्धति पूछी थी हम सर्वाधिक रूप से सहायक है, तो वो मौन पठन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, स्वर वाचन। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पर, यानी मौन वाचन है वो आपके अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास में अधिक उपयोगी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 53 नंबर है, कि राकेश पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, यह ग्रसित है। तो वो आपके जो आपकी रीडिंग डिसेबिलिटी होती है ना, पढ़ने संबंधी अक्षमता, तो वो आपके डिसलेक्सिया में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, कि पढ़ने का प्रारंभ है, यानी पढ़ना प्रारंभ करना चाहिए कविताओं से, यानी जो कविताएं से होना चाहिए, या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, या वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए अर्थपूर्ण सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। जब भी स्कूल में आने से पूर्व जो भी बच्चे होते हैं वो भाषा से जो परिचित होते हैं, बस टीचर को उसके पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इसमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थपूर्ण सामग्री से होना। जैसा कि 56 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है, कि निम्न में से कौन सा कथन भाषाई कौशलों के संबंध में सही नहीं है। तो हमें सही नहीं है वो बताना। ऑप्शन नंबर ए है, भाषा कौशल से शाब्दिक अंतक्रिया होती है, तो ये बात सही है। भाषा कौशल के दो घटक होते हैं, एक तो पाठ्य पुस्तक होगा, एक अभिव्यक्ति, ये भी बात सही है। भाषा कौशल से संप्रेषण की सक्षमता का विकास होता है। और 4 नंबर ऑप्शन है या डी नंबर ऑप्शन है, भाषा कौशल के जो संप्रेषण के साध्य है और साधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमें यही पूछा था, सही नहीं है। भाषा कौशल संप्रेषण के साधन होते हैं, न कि साध्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि श्रवण कौशल की विधि नहीं है। जैसे प्रश्नोत्तर विधि, सस्वर वाचन, भाषण और वार्तालाप। देखो ये कह रहा है श्रवण कौशल की विधि नहीं है, जिसमें आप सुन नहीं सकते। मोस्टली देखा जाए तो ये चारों ही में आप सुन सकते हो, ठीक है। तो ऑल दी हम कहेंगे एबव, यानी उपयुक्त सभी सही कथन है, एक भी गलत नहीं है, ठीक है। देखो प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर दिया जाएगा, तो इसमें भी सुनना रहेगा। सस्वर वाचन में पहले आप बोलोगे, उसके साथ साथ आपके साथ बोलेंगे, तो इसमें भी सुन सकते हो। भाषण कौशल में तो सिंपल है, जब आप भाषण दे रहे हो तो सुनोगे। और वार्तालाप में जब आप सामने की बात सुनोगे तुम भी बोलोगे, यानी वार्तालाप हो रहा है, तो उसमें भी हम श्रवण करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है, यानी हम कहेंगे जब आप बोलोगे और यानी हम ये कहेंगे बोलना और सुनना एक भाषा तत्वों का प्रवाह समान माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि भाषा कौशल का संप्रेषण प्रवाह कितनी प्रकार से हो सकता है या होता है प्रकार, ठीक है। तो हम कहेंगे दो प्रकार का होता है, एक तो सुनना और एक बोलना, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं भाषा कौशल का संप्रेषण प्रवाह कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। पहले हम सुनेंगे फिर उसे बोलेंगे, तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि दो प्रकार से होता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आपके रिसीवर होते हैं, रिसीवर में कौन कौन से कौशल आते हैं, जैसे कि आपका सुनना, ठीक है,
सुनना या पढ़ना, ठीक है, सुनना या पढ़ना। एक होता है आउटपुट वाले, यानी जैसे बोलने वाले, जैसे अभिव्यक्ति वाले बोल सकते हैं, आउटपुट वाले अभिव्यक्ति वाले। इसमें दो आएंगे, एक तो आपका बोलना आएगा और एक आपका लिखना आएगा। तो ऐसे भी हम दो प्रकार बता सकते हैं। जो रिसीवर होता है, एक होता है अभिव्यक्ति यानी रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है, ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन है आपका 60 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, जैसे कि क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा क्या कराना। तो ऑप्शन नंबर एक ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास कराना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत लिया है। क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि माहेश्वर सूत्रेषु हकार दिस्वकार किमर्थम प्रयोग, यानी महेश्वर सूत्रों में जो हकार है, ठीक है, आदि वर्णों में जो अकार है, ठीक है, देखिए अकार वर्णों में जो अकार है, ठीक है, अकार है, किमर्थम प्रयुक्त, उसका किस लिए प्रयोग किया गया है। जैसे अपने वर्ण होते हैं कि ह य व र ट, ये इनमें फिर अ का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो वही उच्चारणार्थ प्रयोग किया जाता है, यानी उच्चारण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि माहेश्वरी सूत्रेषु ऋणकार आदि इत्संज्ञक किमर्थम, यानी जो माहेश्वर सूत्र हैं उसमें जो ऋणकार आदि है, ऋणकार आदि में मतलब होता है कि जैसे माहेश्वर सूत्र होता है अपना अ ए उ ण, ठीक है, इसमें जो ऋणकार है लास्ट में उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। अणकार आदि सकार्थम, उच्चारणार्थम, इत्संगार्थम या फिर सर्वे। तो ण का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है अणादि संज्ञाकार्थम, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कि ड्रलोपे पूर्व दीर्घण सूत्रेण अस्मिन् अण प्रत्याहारस्थ नकारस्य ग्रहणकेन माहेश्वर सूत्र संबंध, प्रथम, सप्तम, षष्ठम या फिर पंचम। तो देखिए आपको पता होगा कि जो प्रत्याहार है उसमें जो अण है उसका 2 बार प्रयोग होता है। एक तो फर्स्ट में होता है, फर्स्ट में कौन से में, फर्स्ट होता है अपना अ ए ओ और ण, ठीक है, इसमें भी आया रहा है। और एक होता है सिक्स्थ, ठीक है, षष्ठ बोलते हैं इसको, ल ण, देखिए इसमें भी ण आ रहा है। अब लेकिन अपन को पता करना है ये किस में प्रयोग हुआ है। तो देखिए ऋणलोपे दीर्घ पूर्व से दीर्घ ओण, तो अगर किसी जैसे ड और र से पहले अगर कोई वर्ण आ जाता है तो पूर्व से दीर्घ तो बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे होना चाहिए स्वर। स्वर में बोले तो अ ए ऊण होना चाहिए। इसलिए जो ये प्रत्याहार है, जो अण प्रत्याहार है यहाँ जो आया है वो किसी लिए आया, किससे आया है, वो आया प्रथम सूत्र से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि वर्गस्य चतुर्वर्णाम अस्मिन् प्रत्याहारे आगच्छन्ति, यानी जो चतुर्थ वर्ण है वो कौन से प्रत्याहार में आता है, जस में, जल में, जय में या फिर जस में। तो चौथा प्रत्याहार वर्ण है वो आता है जस प्रत्याहार में, जिसमें आपको पता होगा कि झ भ य ड ध ये सभी आते हैं जो कि चौथे नंबर के हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कस्मिन् प्रत्याहारे अच इत्संज्ञक भवति, ऑप्शन है आपके पास अण, इक, इण और र, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी र जो है वो क्या है, अच इत्संज्ञक है, ठीक है, प्रत्याहारों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि आत्मन इति रूपम भवति, जो आत्मन है वो कौन सी व्यक्ति रूप में आता है। तो अगर आपने आत्मा के रूप याद करे हो तो आपको पता होगा ये आता है प्रथम विभक्ति में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि भूभृता अत्र विभक्ति, भूभृता इति अत्र विभक्ति अस्ति
प्रथमा, द्वितीय, तृतीया या फिर षष्ठी। तो भव्यता की जो विभक्ति होती है वो होती है तृतीया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ब्रह्मण प्रया प्रजायन्ते, वाक्य इसमें रेखांकित पद विभक्ति स्यात्, यानी ये जो ब्राह्मण शब्द है इसमें आपको विभक्ति पता करनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने ब्राह्मण के रूप याद किए हों तो ब्राह्मण बनता है पंचमी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति, एक वचन, दोनों के एक वचन में बनता है, ठीक है। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि पंचमी में बनेगा या फिर षष्ठी में बनेगा। देखिए जन धातु के युग में प्रजायन्ते, प्रजा जिसमें जन धातु का मतलब होता है उत्पन्न होना, तो से उत्पन्न होता है, से उत्पन्न होता है, जन्म लेना या उत्पन्न होना, तो उसमें आती है पंचमी विभक्ति, ठीक है। कौन सी आती है? पंचमी विभक्ति। लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे तो पंचमी विभक्ति है नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? येसु न कोअपि, यानी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढ वर्ण से बाह्य प्रयत्न न भवतु शक्यते। ये जो ढ वर्ण है उसका जो बाह्य प्रयत्न है वो नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? संवार, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो आपको पता होगा कि जो ढ वर्ण है उसमें आपको ये देखना है कि नहीं है। देखिए जो हैं वो तो हैं, उनकी तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन है कौन सा नहीं, आपको इनमें से चार में से वो देखना है। तो वो है अपना अल्प प्राण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ते इति रूपम भवति न शक्यते न युष्मत् शब्दम। देखिए युष्मत् शुभ में जो ते है वो रूप नहीं बनता, वो आपको बताना है। प्रथमायाम, चतुर्थयाम, षष्ठायाम या फिर सर्वेषु विकल्पेषु, ये आपको व्यक्ति बतानी है इसमें। तो आपको पता होगा कि युष्मत् शुभ का जो रूप नहीं बनता, ते वो नहीं बनता प्रथमायाम, यानी प्रथमा व्यक्ति में नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपको चलना है क्वेश्चन नंबर 71 पे कि जगति इति रूपम भवति। विभक्ति आपको बतानी है, प्रथमायाम, द्वितीयायाम, उभयत्र या फिर सप्तमी। तो आपको पता होगा कि जो रूप बनते हैं वो प्रथमा व्यक्ति में क्या बनते हैं? तो वो बनते हैं जगत, जगति और जगंती, यही बनते हैं सेम के सेम द्वितीया में। तो प्रथमा और द्वितीया में देखिए जगति बन रहा है, वो प्रथमा में बन रहा है और द्वितीया में बन रहा है, तो पहले में बनेगा दूसरे में, यानी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उभयत्र, ठीक है, दोनों में ही बन रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको ये बताना है कि जो एनम है ना, इति रूपम अस्ति, ये किसका रूप है? इदम शब्द का, यानी शब्द बताना है आपको। इदम शब्द, एतत् शब्द, अस्मद शब्द या फिर न कोअपि। तो अगर आपने इदम के रूप याद किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि जो एनम है वो इदम शब्द का रूप, ठीक है। जो एनम है वो किस में आता है? इदम शब्द के रूपों में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवर्ण से विवृत प्रयोग भवति। जो अवर्ण है उसका विवृत में प्रयोग होता है, कैसे? प्रयत्न भवति, उसका विवृत में प्रयत्न क्या होता है? प्रयोग में, प्रक्रिया में, प्रग्रह में या फिर उपदायाम, यानी दोनों में। तो आपको पता होगा कि अगर अवर्ण है, ठीक है, अगर इसका अपन प्रयोग में करेंगे, ठीक है, अगर प्रयोग में करेंगे तो हो जाएगा समृत, ठीक है, तो हो जाएगा समृत। लेकिन ये क्या बता रहा है कि समृत तो नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है विवृत। अगर विवृत दिया है तो फिर किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रक्रिया में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगर अवर्ण है, अगर अवर्ण का जो प्रयत्न है अगर समृत होगा तो समृत तो कब होगा? प्रयोग में, जब अपन प्रयोग में करेंगे तब। लेकिन विवृत कब होगा? प्रक्रिया में। तो इसमें अपन को विवृत दिया है तो विवृत के अनुसार हम इसका आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि कस्य वर्ण से द्वादश वेदा संति दीर्घाभाव, यानी कौन से ऐसे 12 वर्ण हैं जिनमें से संति, जिसमें से हैं दीर्घ अभाव आते हैं, यानी दीर्घ अभाव के कारण 12 हैं। तो देखिए इन दोनों की बात करें तो इनमें भी 12 आते हैं, इसकी बात करें तो इसमें 18 आते हैं, इसमें एक बात करें तो इसमें भी 12 आते हैं। लेकिन इसमें आते हैं वो दीर्घ अभावात के कारण नहीं आते हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार उस वर्णानाम अभ्यंतर प्रयत्न वर्तते। जो सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार आपको उस वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न बताना है। ईषद स्पष्ट होता है, ईषद विवृत होता है, या फिर विवृत होता है, या फिर ईषद स्पष्ट होता है। तो देखिए सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा है, तो इसका जो उस वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो होता है विवृत, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुकरण वाचन से उद्देश्य न अस्ति। जो अनुकरण वाचन है उसका उद्देश्य नहीं है। आप चारों ऑप्शन को पढ़ के ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर जो 4 है, अवधान केंद्रीयकरण से योग्यता उत्पादन, यानी ध्यान लगाने की, जो केंद्रीय करने की जो योग्यता है उसका उत्पादन करना अनुकरण वाचन का उपयोग है। तो यही बात गलत है, ये इसका उपयोग नहीं है। तो वही पूछा है कि अनुकरण वाचन से उद्देश्य न अस्ति, तो फिर यही हो जाएगा कि अवधान केंद्रीकरण योग्यता उत्पादन इसका उद्देश्य नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छात्रा प्राय केन विधिनाम लेखन शिक्षयन्ते। छात्र प्राय किस विधि से लेखन शिक्षण का प्रयोग करते हैं, यानी लिखने का प्रयोग करते हैं। आपके लिए 4 विधि दी गई हैं, ठीक है। तो देखिए छात्र जो लेखन विधि का प्रयोग करते हैं वो करते हैं स्वतंत्र अनुकरण विधि का प्रयोग करते हैं लेखन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अक्षर बोध विधि रस्ती कस्य। जो अक्षर बोध विधि है वो किसकी है, श्रवण की, भाषण की, लेखन की या पठन की। तो जो अक्षर बोध विधि है वो पठन की विधि कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 79 क्वेश्चन है कि परिष्कारणात्मक शिक्षण अत्यंत सहायक विधि अस्ति। देखिए परिष्करण शिक्षण में सबसे जो अच्छी विधि आती है, परिष्करण मतलब होता है कि परिष्कृत रूप, किसी का शुद्ध रूप, परिष्कृत रूप। कौन सी विधि उपयोग में होती है, यानी सहायक होती है, ध्वनि साम्य, भाषा यंत्र, शब्द शिक्षण विधि या फिर अनुकरण विधि। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सहायक विधि होती है वो होती भाषा यंत्र विधि, यानी भाषा यंत्र के माध्यम से हम किसी चीज़ का परिष्कृत रूप भी जान पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौन पठन से उद्देश्य अस्ति। मौन पठन है उसका उद्देश्य क्या है, तो नवीन सूचना एकत्रीकरण ये भी है, स्वाध्याय भावना विकास होती ये भी है, अवधान केंद्रीकरण क्षमता उत्पादन ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, मौन पठन का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कस्य अनुसार बालक के प्रथम लेखनम शिक्षा देया। किसके अनुसार बालक को जो सबसे पहले है वो लेखन की शिक्षा देनी चाहिए। तो आपको पता होगा कि ये जो बात कही गई है वो कही गई है मारिया मोंटेसोरी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने वैसे तो होता है LSRW, लेकिन इन्होंने क्या बताया LSWR, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि लेखन कौशल से उत्तम को अस्ति। जो लेखन कौशल में उत्तम जो क्रम है वो कौन सा है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका पता चलेगा कि संकलनम, व्यवस्थीकरणम, प्रारूप निर्माणम, संपादनम और पुनरावृत्ति, यही क्रम क्या है, लेखन कौशल का सबसे उत्तम क्रम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि भाषण कौशल से साधनम अस्ति। जो भाषण कौशल है उसका साधन कौन सा है, ठीक है। आपको इनमें से देखना है अनुकरण, अभ्यास, उभयो या फिर सस्वर वाचनम। तो उभयो हो जाएगा इसका आंसर, यानी अनुकरण और अभ्यास के द्वारा आप भाषण कौशल को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य नास्ति। इसमें से आपको देखना है कि जो सत्य नहीं है। देखिए सुलेख लेखन लेखन कौशल से सम अभ्यासो भवति, ये भी बात सही है। भाषण कौशल से शुद्ध उच्चारणे विशेष महत्व विद्यते, ठीक है। भाषण कौशल में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व होता है, ये भी बात सही है। पठन सर्वाधिक महत्व कौशलम अस्ति। जो पठन है सबसे महत्वपूर्ण कौशल है, तो ये भी बात सही है। श्रुत लेखन तात्पर्यमस्ति भाषणेन सलेखनम, ये गलत है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सत्य नहीं, यानी तो यही आंसर अपना हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है आपसे सत्य नहीं है। यानी ये कह रहा है कि सूत्र लेखन में, यानी सुनकर लिखने का मतलब होता है कि भाषण से, यानी भाषण बोल रहा है उसके साथ लेखना नहीं। श्रुत लेखन का मतलब होता है कि आप सुन रहे हैं और अर्थ ग्रहण करते हुए उसका लिख रहे हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे कि भाषा अस्ति, भाषा है अर्जित संपत्ति, परिवर्तनशील संपत्ति, व्यावहारिक दक्षता या फिर सर्वापि। तो जो भाषा है वो सभी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण रचना शिक्षणम लेखनस्य कस्याम अवस्था भवति। जो वर्ण है, रचना है, उसके शिक्षण में लेखन की क्या अवस्था है? देखिए, प्राथमिक अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या फिर चतुर्थ अवस्था। तो द्वितीय अवस्था में आता है वर्ण रचना करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि ध्वन्यात्मक शब्दे विचारणाम प्रकटमेव भाषा कथ्यते इति केनोक्तम। ये बात किसने कही थी कि ध्वन्यात्मक शब्दों के विचार प्रकट को ही भाषा कहते हैं? तो ये हिंदी में भी परिभाषा आती है और संस्कृत में भी आती है। तो ये जो बात कही थी वो कही थी स्वीट महोदय ने, ध्वन्यात्मक, ठीक है, स्वीट महोदय ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि श्रवण कौशल से साधनम अस्ति। जो श्रवण कौशल है उसका साधन है ध्वनि मुद्रक यंत्र, संगणक, दूरदर्शनम या फिर सर्वमपि। तो आपको पता होगा ये सभी आते हैं श्रवण कौशल के साधन के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि पठन शिक्षण से परंपरागत विधिरति नामना ज्ञाते विधिरम। ये जो पठन शिक्षण की परंपरागत विधि है उसको जानते हैं किस नाम से? वर्णबोध विधि, चित्र विधि, ध्वनि श्राव्य विधि या फिर अनुकरण विधि। तो उसको जानते हैं अपन वर्णबोध विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि भाषण कौशल से आवश्यकता अस्ति। भाषण कौशल की आवश्यकता होती है मौखिक अभिव्यक्ति, उच्चारण, अर्थम, शब्द कौशल से वृद्धि या फिर सर्व। भाषण कौशल की आवश्यकता होती है इन सभी में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर। आपका जैसे 91 क्वेश्चन है कि समाज की सबसे छोटी इकाई है विद्यालय, अस्पताल, परिवार, जाति। तो हम जानते हैं समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, यह किसने कहा था? प्लेटो, ठीक है, आगस्ट काम्टे ने कहा था, या मैकाइवर व पेज ने कहा था, या मजूमदार ने कहा था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्लेटो ने कहा था। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 संयुक्त परिवार के विषय में असत्य कथन है। पहला या ए नंबर ऑप्शन है संयुक्त परिवार में 2 पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। बी नंबर ऑप्शन है इसमें साझा रसोई होती है। सी नंबर ऑप्शन है सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और डी नंबर ऑप्शन है सभी सामूहिक रूप से पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो बी, सी और डी ये तो संयुक्त परिवार की विशेषता है। जो विशेषता नहीं होगी वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट होते हैं रिश्तेदार, पड़ोसी, कर्मचारी या मित्र, यानी ऑप्शन नंबर डी मित्र है। तो हमें इसमें से राइट आंसर चूज करना है, तो वो हो जाएगा पड़ोसी। जो आपके नेबरहुड होते हैं यानी पड़ोसी होते हैं वो आपके यानी सदस्यों के बाद सबसे निकट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो 95 नंबर या 95 नंबर क्वेश्चन है कि जो इग्लू क्या है? बर्फ में पाई जाने वाली एक मछली है, या समुद्री मछली है, या रेगिस्तानी स्तूप है, या बर्फ़ का मकान है। तो आप जानते होंगे जो इग्लू होता है वो एक बर्फ़ का मकान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि केबलू से मकानों का कौन सा हिस्सा बनाया जाता है? यानी केबलू है उसे मकान का कौन सा हिस्सा बनाया जाता है? जैसे दीवार है, फर्श है, छत है, या जोड़ने की जो सामग्री होती है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत बनाई जाती है केबलू से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन है रेगिस्तानी इलाकों में सामान्यतः मकान की छतें ढालू होती हैं, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है पहाड़ी इलाकों में मकान बनाने में लकड़ियों का अधिक उपयोग किया जाता है। आपका जो सी नंबर ऑप्शन है कि सरकार न्यूनतम शुल्क पर रैन बसेरों की व्यवस्था करती है। और डी नंबर ऑप्शन है बर्फीले इलाकों में मकान की छतें ढलान वाली होती हैं। तो हमें असत्य बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी असत्य कथन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 असुमेलित को छांटिए। जैसे ये तो जंतु दे रखे हैं, इधर इधर आवास है, तो इसमें से असत्य का चूज करना है। जैसे बया है वो पेड़ की शाखा पर रहती है, मधुमक्खी छत्ता बना के रहती है, छिपकली है वो घर में रहती है, लोमड़ी है गुफा में रहती है। तो ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमें चूज करना था जो असत्य था वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि 99 क्वेश्चन नंबर है कि असत्य कथन को चाटिए। एकल परिवार का केंद्रीय परिवार होता है। दूसरा ऑप्शन या बी नंबर ऑप्शन है संयुक्त परिवार को एकल परिवार से श्रेष्ठ माना गया है। भारत में सामान्यतः एकल परिवार प्रथा का ज़्यादा प्रचलन रहा है। और डी नंबर ऑप्शन है परिवार में सभी सुख दुख परेशानी में एक दूसरे के सहयोग करते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, जो आपका हमें गलत चाटना था या असत्य चाटना था वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि देख पा रहे होंगे 100 क्वेश्चन नंबर है, सम्मति आयु अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों के लिए विवाह की आयु तय की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 12 वर्ष, किसके अनुसार? सम्मति आयु अधिनियम के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 23 फरवरी 2010 को की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है, जैसे कि रेयन है, नायलॉन है, रुई है, डेक्रोन है। हमें प्राकृतिक तंतु बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुई। ये एक प्राकृतिक तंतु में माना जाएगा उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट है कि चिकनाई युक्त धब्बों को छुड़ाया जा सकता है साबुन पानी से, गर्म पानी व साबुन से, वसा घोलक व अवशोषक से, या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वसा घोलक एवं जो अवशोषक से इसे अलग किया जा सकता है या छुड़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्मी वाले इलाकों में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं? ठीक है, तो जैसे नायलॉन के, टेरिलिन के, सूती व लिनन के या पॉलिएस्टर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती एवं लिनन के पहने जाते हैं, या कह सकते हैं गर्मी वाले इलाकों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखबार है वो कपड़ों को बचाता है कीड़ों से, नमी से, फफूंद से, सड़ने से। तो इसका राइट आंसर हो जाए ये कीड़ों से बचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये आपको मालूम होगा 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था, यानी आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है इसमें से जो सुमेलित नहीं है ना वो चूज करना है। जैसे ये वस्त्र दे रखे हैं, ये और राज्य दे रखे हैं, किसमें जो सुमेलित नहीं है वो चूज करना है। जैसे तिपांग है वो आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, तो ये बताना ये सही है। ठीक है, ये तो आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है कि फिरन, जो फिरन है वो आपके जम्मू कश्मीर से, ये भी आपका सही है। ठीक है, और भागवान है ये आपके झारखंड से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन कुंटॉप है वो आपका उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 108 है कि असत्य कथन चुनिए। जैसे सूती कपड़ा कपास से बने धागों से बुना जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है बाखला वस्त्र ऊँट के मुलायम बालों से बनाया जाता है, ये भी बात सही है। हाथ से कताई एवं बुनाई से बने कपड़े सूती वस्त्र कहलाते हैं, ये गलत हो जाएगा। और आपका लास्ट ऑप्शन है प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को खादी वस्तुओं पर विशेष छूट दी जाती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी असत्य कथन हो जाएगा। के निम्न में से कौन सा असुमेलित है? जैसे ये आवास है, ये जंतु दे रखे हैं, तो देखो ये कह रहा है सुगर खाना होता है वो मुर्गी का होता है, ये गलत हो जाएगी। पील खाना होता है वो हाथी के लिए होता है, सही है। समुद्री है वो डॉग फिश के लिए है, पिल है वो खरगोश के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कह रहा है तम्बाकू किस कुल का पादप है? तो तम्बाकू आपको मालूम होगा ये सोलेनेसी कुल का पादप है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें कि अफीम पेपेवर ये सेमनीफेरस होता है, ये यहाँ पर सोमनीफेरस दे रखा है। ठीक है, सोमनीफेरस के पादप से प्राप्त किया जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। मदिरा का मुख्य घटक C2H5OH होता है, जैसे एथिल एल्कोहल बोलता है, ये भी बात सही है। गुटखा के कारण सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जैसे फाइब्रोसिस रोग बोलते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, जबड़ों में हो जाता है ये। और आपको सतकूट बताने, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन में दे रखा है 1 2 3, यानी ये सभी सही है, तो ये भी बात सही। तो हम 4 नंबर ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 जून को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान है नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित घटनाओं या घटना एवं वृत्तांत का क्या है? अनुसंधान है, व्याख्या है, अनुसंधान एवं व्याख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या है? एक अनुसंधान एवं व्याख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण, जिसे एनवायरनमेंट बोलते हैं, की उत्पत्ति एनवायरनमेंट
शब्द से हुई है, यह शब्द है किससे संबंधित है? ग्रीक से, लैटिन से, अंग्रेजी से या फ्रेंच से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बालकों की गतिविधियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए ताकि वे वातावरण को समझ सकें। ठीक है, जैसे भौतिक रेखांकनों के माध्यम से, तो ये बात सही है। जैविक रेखांकनों के माध्यम से, ये भी बात सही है। सामाजिक और सांस्कृतिक रेखांकनों के माध्यम से, ये भी सही है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है। ठीक है, जो जैविक घटक नहीं है, जैसे पादप होता है, जीव जंतु होगा, सूक्ष्म जीव होगा, लेकिन हवा एक निर्जीव होती है, हम कह सकते हैं ये जैविक घटक के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कि पर्यावरण में सम्मिलित घटकों का सही युग्म कौन सा है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, और ये कूट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर, यानी ये 1, 2, 3, यानी ये तीनों कथन है दिए रहे हैं, वो कूट सभी सही है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में समावेशित किए जाने वाले विषयों का सही समूह है। पहला ऑप्शन है कि विज्ञान, जिसके अंदर का आएंगे आपके प्राकृतिक और आपके भौतिक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है सामाजिक अध्ययन, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाएंगे, ये भी बात सही है। तीसरा है पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और पर्यावरण मुद्दे। ठीक है, तो ये भी आपके सही है। तो हम कह सकते हैं ये तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए जिसमें तीनों कथन दे रखे हो, तो ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी पर, यानी ये तीनों कथन सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका है 119 नंबर क्वेश्चन है। वो क्या है, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा द्वारा पर्यावरण के बचाव व सुरक्षा की भूमिका पहचानते हुए सुझाव दिया गया था। क्या दिया गया था? जैसे ऑप्शन दे रखा है पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, तो ये बात तो सही है। ठीक है, दूसरा है बालकों के साथ समाज के सभी आयु वर्गों में पर्यावरण के प्रति रुचि विकसित करना या रुचि पैदा करना। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन था कि पर्यावरण शिक्षा को विद्यालय तथा महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम का अंग बनाना, तो ये भी बात सही है। तो ये भी सही हो जाएगी। तो हम कहेंगे उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन मनुष्य और उसके वातावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी? जैसे डॉक्टर दवी ने, NCF 2005 में, JB कोनाट ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर दवी ने ये बात कही थी। क्या कही थी? पर्यावरण अध्ययन मनुष्य और उसके वातावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। की संख्या 5, 7, 6, 8, 9, 2, 3, 4 में अंक 8 का स्थानीय मान तथा अंक 7 के जातीय मान का अंतर होगा। आपको पता होगा स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा वाला होता है और जो जातीय मान होता है वो जो होता है वही होता है। तो देखिए 8 के सामने कितनी जीरो, वो 8 के सामने कितने अंक हैं? 4, तो 4 जीरो लिख लेंगे। ठीक है, अगर 7 की बात करें तो 7 का जो जातीय मान है वो 7 ही रहेगा, और वो कह रहा है दोनों का अंतर, इसमें से 7 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा अपना 7, 9, 9, 9 और 3, और ये है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 8 गुना तथा शेषफल का दुगना हो जाता है। शेषफल 80 को हो तो संख्या x का मान ज्ञात करना है आपको। तो सिंपल, आपको पहले तो ये आना चाहिए कि जो भाज्य होता है ना, भाज्य, उसका फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य का फॉर्मूला होता है कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आप पे आना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे अपन देखेंगे कि जो दिया है वो क्या दिया है। सबसे पहले उसने कहा है कि शेषफल कितना है? 80। ठीक है, शेषफल उसने दे रखा है 80, और आपको पता होगा, और सॉरी शेषफल दे रखा है 80। ठीक है, अगर शेषफल 80 दे रखा है तो इसको अभी वाले सूत्र में रख के देखते हैं। देखिए, और उसने क्या कह रखा है आपको कि जो विभाजक है यानी जो भाज्य है वो भागफल का 8 गुना है और शेषफल का दुगना है जो विभाजक है। तो देखिए, अगर विभाजक की बात करें तो ये भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना है मतलब शेषफल 80 दे रखा है तो दुगना कितना हो गया? 160। ठीक है, और यही भाजक है वो विभाजक का भागफल का 8 गुना है। ठीक है, जो विभाजक है यानी यही वाला वो कि भागफल का 8 गुना है। ठीक है, तो देखते हैं
अब विभाजक कितना आ गया अपना 160, तो 160 इसकी जगह पे रख देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे अपन भागफल गुणा 8, भागफल गुणा 8। यहाँ से अपन भागफल निकाल लेंगे इसका इसमें भाग देके, ठीक है। तो भागफल आ जाएगा अपना 20। तो अपने पास अब दो चीज़ें आ गई कि भागफल तो आ गया अपने पास 20, ठीक है, और विभाजक अपने पास आ गया 160 और शेषफल अपना कितना दे रखा है, शेषफल दे रखा है 80। उसी वाले सूत्र में लिख देंगे अभी जो मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर भागफल गुणा भाज्य प्लस शेषफल। तो देखिए भागफल कितना है 20 गुणा विभाजक 160 प्लस 80 जो कि शेषफल है। इस सभी को आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3280, ठीक है। 3280 किस में है, वो है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें आपको देखना है 13,000, 13 इकाई, 13 सैकड़ा, 13 दहाई और बराबर है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इन सभी में जीरो कितनी होती हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए 13,000, 13,000, ठीक है, प्लस 13 इकाई, ठीक है, 13 इकाई है तो कुछ करना ही नहीं है, 1 का गुणा करना है, प्लस फिर है 13 सैकड़ा, 13 लिख लिया और सैकड़ा मतलब 100 का मल्टीप्लाई करना है, प्लस 13 दहाई, ये 13 लिख लिया और दहाई का मतलब 10 का गुणा करना है। इन सभी को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 14,443, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना दे रखा है बी, ठीक है। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, उसको जोड़ना आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही है। मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे हमेशा आपको पता है कि 3 है वो हमेशा 2 से बड़ा होता है, ये बात सही है। लेकिन अगर इन दोनों के सामने माइनस लगा दिया जाए तो जो -2 है ना वो बड़ा हो जाएगा -3 से। कहने का मतलब ये है कि माइनस लगने के बाद जो संख्या छोटी दिखती है वो बड़ी हो जाती है, जो बड़ी दिखती है वो छोटी हो जाती है। बस आपको यही देखना है। देखिए इसमें -25 -21 से बड़ा दिखाया गया है जो कि गलत है। -29 -27 से बड़ा दिखाया गया है, ये भी गलत है। -27 से -29 से बड़ा दिखाया गया, ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि माइनस जाने पर छोटी संख्या बड़ी हो जाती है और ये तो गलत ऑलरेडी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना कि संख्या 99.0909 का विस्तारित रूप लिखना है। तो सिंपल है, 9 को क्या लिख देंगे 90 लिख देंगे, प्लस दूसरी वाली जो 9 है ये वाली उसको लिख देंगे 9, प्लस अब देखिए इस 9 को लिखना है इस वाली को। अगर इसको लिखेंगे तो 9 कितने यहाँ से चलना पड़ेगा पॉइंट के बाद अपने 1 2 अंक चलना पड़ा तो 100 का भाग दे देंगे, प्लस अब फोर्थ वाले जो 9 है ये वाला इस पे चलेंगे तो इसके सामने अपन को कितने पॉइंटों के बाद चलना पड़ा 4, तो 9 के नीचे लिख देंगे 4 0 वाला, ठीक है। ये ऑप्शन कौन से में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन अपना मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये मिल रहा है अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी देखिए 90 9 फिर 9 के नीचे 100 और फिर 9 के नीचे 4 0। सिर्फ इसी तरीके से देखते हैं, यानी अगर पॉइंट से इधर की तरफ चलेंगे तो जीरो बढ़ाते चलेंगे उतनी, और इधर की तरफ देंगे तो उन्हीं जीरो का भाग देते चलेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि संख्या 11,01,10,000 11 को अंकों में लिखने का प्रयास करना है आपको। सिंपल है, आपको सिर्फ संख्या लिखना आना चाहिए यहाँ पे, बाकी अलावा कुछ नहीं करना। यहाँ भी आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं और 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं। तो सिंपल है, 11 करोड़ तो 11 लिख दिया। अब करोड़ लिखेंगे तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है, प्लस अब क्या है 1 लाख, ये 1 लिख दिया और लाख में कितनी जीरो होती है आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 और 4 और 1 5, प्लस 10,000 10,000 1000 में 3 जीरो, ठीक है, 10,000 11। अब 11 में सिर्फ 11 जोड़ देंगे। इन सभी को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 11 0 11 11 00 11, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर
हो जाएगा। आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए, बाकी अलावा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग दिए जाने पर शेषफल क्रमशः 18 तथा 28 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग का है। अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं, ठीक है, और उन दोनों संख्याओं के योग को भाग देते हैं किसी दूसरी संख्या से, अगर हम उनके शेषफलों को भी जोड़ के अगर भाग देते हैं तो सेम वही पोजीशन रहेगी, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इसलिए ये दोनों जो शेषफल प्राप्त हुए हैं, अगर इन दोनों को जोड़ के भी अगर हम उसमें 33 का भाग दे दें तो सेम वही कंडीशन होगी जो उनके संख्याओं को जोड़ने पर उनमें 33 का भाग देने पर प्राप्त होती। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 18 और 28 को जोड़ देंगे, जो कि आ जाएगा 40। 40 में 33 का भाग दे देंगे तो एक बार भाग गया तो शेष क्या बचा, 13। 13 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 के संख्या 465.129 में अंक 6 और 1 का स्थानीय मान में अंतर ज्ञात करना। देखिए 6 का स्थानीय मान, देखिए इधर से चलेंगे 60 आ गया, ठीक है। एक का स्थानीय मान देखेंगे तो एक का तो 0.1 है, तो 0.1, दोनों को आप घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 59.9, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था। नेक्स्ट है कि 129 है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर एक्स स्क्वायर 22² प्लस 1/22² हो तो सत्य है। आपको सत्य देखना है इसमें। देखिए अगर आप x की जगह पे 22 रख देंगे तो भी कोई कंडीशन चेंज होने वाली नहीं है। LHS बराबर RHS आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए अगर माइनस भी चेंज कर देंगे तो भी कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर माइनस का अपर स्क्वायर कर देंगे यानी वर्ग कर देंगे तो वो भी सेम वही संख्या पॉजिटिव में आ जाती है। तो ये रख दो या ये रख दो, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, यानी सत्य, सभी जो ऑप्शन है वो सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, 7 की पावर 443 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 443 में सबसे पहले 4 का भाग दे देंगे, ठीक है। 4 का भाग देने पर जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को हम 7 की घात लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अपना शेषफल आएगा 3, ठीक है, तो 7 की पावर बची 3। अब इसको अपन खोल लेंगे तो ये आ जाएगा 343, इसमें दे देंगे 5 का भाग। यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वही अपना शेषफल होगा, तो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि संख्या ये है में इतने का भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः होंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे भाग देना आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। ये संख्या है, उसमें आपको भाग देना है। ठीक है, देखिए एक बार भाग दिया, यहाँ तक गया, ठीक है, 0 आ गया। उसके बाद 1 को उतारा, नहीं गया भाग, 0 लगाई, फिर 1 को उतारा, नहीं गया भाग, फिर 0 लगाई, फिर 1 को उतारा, तो अब एक बार भाग चला गया, ठीक है। तो फिर क्या आ गया, इसके नीचे 0 आ गया। सेम इसी तरीके से इन तीनों को उतार लिया, अब इन तीनों को उतार लेंगे, फिर इन तीनों को उतार लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बचेगा, 1, उसमें एक बार भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन दोबारा उसको सॉल्व करेंगे तो शेषफल के रूप में 1 ही बच जाएगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिर्फ भाग देना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि 132 एक गांव की कुल जनसंख्या इतनी है, इनमें से इतने पुरुष हैं और इतनी महिलाएं हैं, शेष बच्चे हैं, ठीक है। बच्चों में 4/9 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है। देखिए टोटल ये रहे, ये पुरुष और ये स्त्री होगा। अगर इन दोनों को जोड़ के अगर हम इसमें से घटा दें तो हमारे पास बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़ देते हैं 25,280, 18,382। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा अपना लगभग 022 88 16 और 5 3 5 यानी 6, तो ये आ जाएगा अपने पास 10,620। 10,620। अब इनको अपन घटा देंगे, किसमें से,
सॉरी 10,620 नहीं, ये 2 आ गया, एक सेकेंड, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया और ये फिर 4 आ गया। ठीक है, 43,662 आ गए। ये टोटल स्त्री और पुरुष हो गए, जबकि टोटल अपने पास कितने हैं बच्चों से, 54,282। तो 54,282 में अगर हम इसको घटा देंगे तो अपने पास बच्चे बचेंगे। तो देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 गया तो 0, 8 में से 6 गया तो 2, 4 में से 6 गया 6, 5, 3, ये हो जाएगा। ठीक है, ये अपना बचा 10,620। ठीक है, अपन को पता है कि ये जो बच्चे हैं इनमें 4/9 क्या है, लड़कियां, लेकिन पूछा है क्या, लड़के। अगर 4/9 लड़कियां हैं तो 5/9 क्या हुए, लड़के ही तो हुए, क्योंकि टोटल तो 9 ही है ना, उसमें से 4 तो लड़कियां हो गई, तो बचे कितने, 5 लड़के। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5900, यानी जो लड़के हैं उनकी संख्या कितनी है, 5900, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे कि एक गांव की कुल जनसंख्या स्त्री पुरुष तथा बच्चे 13,500 हैं। यदि महिलाओं की संख्या इतनी है तथा महिलाओं के पुरुषों की संख्या का अनुपात इतना है, तो गांव में बच्चों की संख्या, देखिए महिलाओं की संख्या दी गई है और महिलाओं की संख्या का अनुपात भी दिया गया, तो क्यों ना अनुपात और संख्या को बराबर कर दिया जाए, जिससे कि अपनों पुरुषों की संख्या मिल जाएगी। तो देखिए 3 के बराबर कर दिया 4500 को, तो 1 के बराबर कितना हो गया, 1500। अपन को पुरुषों की ज्ञात करनी है तो 4 के बराबर करेंगे तो 1500 गुणा 4 कर देंगे, ये आ जाएगा 60, यानी 6000। देखिए ये आ गया अपना 6000। 6000 में अगर अपन 4500 को जोड़ दें तो ये आ जाएगा अपना दोनों को मिला के 10,500। ये क्या हो गई, टोटल स्त्री और पुरुष हो गए, लेकिन टोटल अपने पास 13,500 है। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो बच्चे ही तो बचेंगे, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन। 13,500 में से अगर हम 10,500 को घटाएंगे तो अपने पास लगभग बच जाएगा 3,000, और वही क्या है, बच्चे हैं। सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि 2 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 की पावर 2 वर्ग बराबर है। देखिए बराबर है, मैं आपको बता दूं इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है तो ऊपर से सॉल्व करना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 की पावर 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणा 3 वो हो गया 9, यानी 2 की पावर हो गई 9, माइनस कितना दिया है, 2 की पावर 3 की पावर 2, यानी इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 6। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे सिंपल तरीके से, अगर आप पे आता हो तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 6। ठीक है, इनमें से 2 की पावर 6 को अपन ले लें कॉमन, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 बचा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 में से 1 गया तो 7, यानी अपने पास बचा 2 की पावर 6 गुणा 7। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 408, यानी ऑप्शन नंबर 448, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, 5 सही 1/5 माइनस ये पूरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखिए मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना है, अलग से करना है, बिल्कुल मिला के इसको सॉल्व नहीं करना है। फिर इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना है। ऐसे अलग अलग करके आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर पहली बार में ही सही आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। जैसे मैं मान लूँ मैं इसे पहले से सॉल्व करके रखता हूँ, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इन तीनों में एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, 15 एलसीएम आ जाएगा, और जब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 + 3 - 8, यानी ये लगभग सॉल्व हो गया आ जाएगा 13/30, सिर्फ ये छोटा कोष्टक। अब अपना 13/30 आ गया, इसको अपन सॉल्व करेंगे 5/6 - 13/30। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा अपने पास 2/5। ठीक है, अब इतना अपने पास सॉल्व होके 2/5 आ गया। अब क्या करेंगे अपन,
3 सही 1/3 को सॉल्व करेंगे 2/5 के साथ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 31/10। ठीक है, कितना आ गया 31/10 ये वाला। अब 31/10 को अपन 5 सही 1/5 से सॉल्व करेंगे। 5 सही 1/5 31/10, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 21/10, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है, मैंने बताया ऐसे करना है आपको, पहले इसको फिर इसको फिर इसको और फिर लास्ट में सभी को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 7x 7 में से घटाना है आपको x6/8 आना चाहिए, 1/7 हो तो 3x + y का मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी अलावा इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए 5 में से अगर आप यानी 15 में से 8 घटाओगे तो 7, ये बात सही है। 7 में से ऐसा क्या घटाया जाए, देखिए 5 ने 7 से 1 कैरी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा अपना 6। 6 में से ऐसा क्या घटाया जाए कि वही संख्या आ जाए। तो 6 में से अगर मेरे ख्याल से घटाया जाए तो यहाँ पे 6 मतलब 16 हो जाएगा, और 16 में से अगर 8 घटाया जाए तो 8 बचेगा। ये भी अपना पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे अपन ने मान लिया कि जो x है y है, y अपने 8 मान लिया। अगर y 8 मान के अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x पे क्या मान है, x पे आप 1 2 3 4 सब रख के मानेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि x पे आप जो भी मानेंगे उसमें से अगर 6 घटाएंगे तो 8 आना चाहिए। ऐसे अगर आप सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो आपको x = 5 रख सकते हैं अपन। तो बस y = 8 आ गया, x = 5 आ गया। सॉल्व क्या करना था, 3x + y, तो 3x मतलब 15 + y मतलब 8, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 8 अंक की संख्या 7x03145/72 से विभाजित किया जाए तो 2x + y का मान क्या होगा। देखिए आपको देखना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए अगर आपको पता है कि 72 है, 72 का मतलब होता है 8 × 9, यानी 9 से विभाजित होने वाला भी फॉर्मूला लगेगा और 8 से विभाजन का रूल भी इसमें यूज़ आएगा। तो सबसे पहले इसमें ले लेते हैं अपन 4 5 बाई को 8 से विभाजित करते हैं। ठीक है, क्यों, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है तो देखिए 8 × 40 कितना बचा 5। 5 के बाद ऐसा क्या आना चाहिए यहाँ पे जो कि विभाजित हो, तो बाई की जगह पे आप रख के देख लो 6, 8 7 56, तो इसका मतलब बाई की जगह पे आना चाहिए अपना 6। तो चलो एक चीज़ तो अपन को मिल गई कि बाई = 6। अगर बाई = 6 आ गया, अब क्या करेंगे, इन सभी का योग कर देंगे। अगर वो 9 से विभाजित है तो या 3 से विभाजित है तो वही क्या हो जाएगा, अपना x का मान हो जाएगा। तो देखिए अपन यहाँ पे जोड़ते हैं 7 + x + 0 + 3 + 1 + 4 + 5 + बाई की जगह पे 6 आ गया। जब इन सभी को अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा लगभग अपने पास इसका पूरा मान आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास 7x, यानी सबको जोड़ देंगे अपन एक बार में 26 + x। अब देखिए 26 9 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन 26 में अगर आप 3 जोड़ देंगे, सॉरी 1 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब x की जगह पे अपन को मानना पड़ेगा 1। ठीक है, तो अब अपने मान मिल गए, x की बराबर 1 और y = 6। इसमें अपन को ये मान रखना है 2x + y, तो 2x मतलब 2 × 1 + y, तो ये टोटल हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एक लड़के के पास 50 25 10 पैसे मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं 1 2 3 के अनुपात में। यदि सिक्कों की कुल संख्या 6.50 रुपये है तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले आपको सिक्कों के जो अनुपात में सिक्के दिए गए हैं उनके रुपए बनाने। मान लीजिए आपके पास 50 पैसे का एक सिक्का है तो रुपए कितने बनेंगे, आधा रुपया। ठीक है,
इसी प्रकार अगर आपके पास 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए बनेंगे? आधा रुपया। इसी प्रकार अगर आप पर 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? ये बनेंगे आपके पास 3/10। ठीक है, क्योंकि ये अनुपात में है तो सार्वनुपात लगाने के लिए हम सब पे x लगा देंगे। इन सबको अपन जोड़ देंगे। जब इन सबको जोड़े देंगे तो ये आ जाएगा 13/10। ठीक है, x ये आ गया अपने पास रुपए। जबकि दे कितने रखे हैं रुपए? टोटल अपने पास रुपए दे रखे हैं 6.5 रुपये। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा x बराबर 5, जो कि अपन ने सार अनुपात माना था। तो x बराबर 5 अपना आ गया। तो अब वो पूछ रहा है 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 10 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात कितना है? 3। तो 3x होगी संख्या, तो 3 गुणा अपन 5 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। यानी 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है वो है 15, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखिए 139 क्वेश्चन पे चलेंगे। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए कि 10 पैसे के 335 सिक्कों का मान बराबर है। अगर 10 पैसे के 35 सिक्के हैं तो 35 गुणा 10 यानी 350, यानी ये 3.5 रुपये के करीब हो गए अपने पास। आपको सिर्फ इनमें चेक करना है किस में 3.5 रुपये हो रहे हैं, और वही आपको ऑप्शनों में 1, 1, 4 या फिर ये सभी तरीके से आपको देखना है। तो ये चेक करने वाले क्वेश्चन है, आपको चेक करना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो आप चेक कर लेना, इसमें काफ़ी इजी है। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी यानी 2 और 4 यही गलत है, उसने गलत कथन पूछा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए इसमें भी सेम वही तरीका है। आपको 50 पैसे के 50 सिक्के यानी लगभग हो गया 2.5 रुपये को आपको निम्न में से किसके बराबर नहीं है, इसमें आपको देखना है किसके ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो बराबर में आपको देखना है इसमें कि कौन सा बराबर नहीं है, तो चेक कर लेना आप। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? देखिए मान लीजिए कोई संख्या x है, छोटी संख्या y है, दोनों में का अंतर कितना है? 2001। समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। अब वो कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर, ठीक है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। ठीक है, ये 41 बच गया। तो बड़ी संख्या, अब देखिए अपन को पता है कि इसका जो मान होता है वो इन दोनों के गुणा प्लस शेषफल के प्लस करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ से ये इक्वेशन बनाएंगे अपन। देखिए यहाँ से क्या इक्वेशन बनाएंगे कि x बराबर 9y प्लस 41। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन इस x का मान उठा के इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो अपन को y का मान मिल जाएगा। तो इसको बाद में सॉल्व करने पर यहाँ से जो y का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 245। लेकिन वो कह रहा है कि बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। ये तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या कैसे आएगी? x माइनस y बराबर अपने पास 2001 था, तो 2001 में से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। 2001 में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी घटाएंगे क्यों, जोड़ देंगे, क्योंकि x माइनस y बराबर 2001 था, तो अगर x का मान निकालेंगे तो y उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6, 4, 2, 2। इन सभी अंकों को अगर आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 14, और इन सभी अंकों का योग 14 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो यही आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, दोबारा से आप सॉल्व करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, 142 के अंक 1 से 7, 0 से 7 तक के प्रयोग में 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है। एक अंक का प्रयोग संख्या में एक बार करना है। ठीक है, सबसे बड़ी कब होगी? जब सबसे बड़ा अंक पहले होगा। तो 8, 7, 6, 5, 4
5 अंक हो गए। सबसे छोटी देखनी है, तो सबसे छोटी अगर पहले 0 रख देंगे अगर आप, तो आपको पता है कि संख्या 4 अंकों की बन जाएगी, लेकिन अपन को बनानी है 5 अंकों की। तो 1 0 2 3 4, इसमें से इसको घटा देंगे। तो इसमें से जब इसको घटा दिया जाएगा तो आपको वही कह रहा है ना कि अंतर ज्ञात करना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का। तो अंतर आ जाएगा अपना 77420, 77420, यानी ऑप्शन नंबर 77420 यानी डी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये शिक्षण विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि यदि विज्ञान का स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। यह कथन किसका है? सिर्फ आपको चेक करना है कि ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो कथन है अपना यंग का, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? मानदर्शन, आकलन, पक्षांतरण या फिर कंठस्थीकरण। तो गणित में कंठस्थीकरण तो कभी नहीं चलता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बताए गए गणित के अच्छे व संकीर्ण उद्देश्य तथा उच्च उद्देश्य मूलतः किसके द्वारा दिए गए? जॉर्ज पॉलियो, डेविड व्हीलर, रॉबिन्स व कॉरेंट और वॉन हेले। तो ये जो दिए गए थे वो दिए गए थे जॉर्ज पॉलियो के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए के इसका आंसर हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 140 नंबर, निम्न में से किसने गणित के बच्चे को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और तार्किक रूप से बोलने के लिए प्रशिक्षित करने का एक साधन के रूप में बताया है? एनसीएच 2005, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और मुदालेकर आयोग। तो ये जो बात कही गई है वो कही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि गणित निम्न में से किसका अध्ययन या विज्ञान है? संख्याओं का, आकृतियों का, मात्रा का या फिर संरचना परिवर्तन का। तो आपको पता होगा जो गणित है वो उसमें सभी चीज़ें आती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी चीज़ें गणित के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि गणितीय संरचना की विशेषता नहीं है, परम होती है, सुसंगत होती है, परिष्कृत होती है या फिर सामान्यीकृत होती है। तो देखिए जो गणित है उसके बारे में अगर संरचना की बात में किया है तो वो परम होती है, ये बात गलत है। गणित की संरचना परम नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि गणितीय तार्किकता की विशेषता नहीं है। देखिए नहीं है परिणामों की निश्चितता, मौलिकता, ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में अनुप्रयोग और तटस्थता। तो तटस्थता नहीं है तार्किक विशेषता गणित की, क्योंकि तटस्थता का मतलब होता है किसी से मतलब ही नहीं रखना, एक जगह पे अपने आराम से बिना संबंध लिए ही रहना। तो तटस्थता नहीं होती। गणित तो हर एक जीवन में प्रयोग आता है अपने में, सामाजिक में, भौतिक में, हर एक में काम आता है। तो तटस्थता नहीं पाई जाती गणित के अंदर। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 150 क्या कह रहा है कि गणित ज्ञान की प्रकृति के संबंध में सत्य कथन, आपको सत्य कथन देखना है। गणित ज्ञान का आधार हमारी इंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये तो बात सही है। मूर्त धारणाओं की अमूर्त व्याख्या की जाती है। गणित में मूर्त धारणाओं की अमूर्त व्याख्या की जाती है, ये सत्य पूछ रहा है। ये तो मुझे गलत सा दिख रहा है, देखते हैं। सामान्यीकरण का क्षेत्र संकीर्ण होता है, ये भी गलत है। गणित का ज्ञान सार्वभौमिक होता है, ये तो सही है। तो देखिए 150 में आपको देखना है कि कौन सा सत्य है। तो पहला और चौथा सत्य है, यानी पहला और चौथा, यानी पहला इसमें आ गया ऑप्शन नंबर 1। हाँ इसमें है पहला और चौथा, क्योंकि देखिए गणित में अमूर्त को मूर्त रूप में प्रदर्शित किया जाता है और ज्ञान जो क्षेत्र है वो संकीर्ण होकर विस्तृत होता है, इसलिए 2 और 3 है वो गलत हैं, जबकि वो हमसे सत्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा।